छुट्टी। लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। बालकों के सरदार फटिक चक्रवर्ती के दिमाग में चट से एक नए विचार का उदय हुआ। नदी के किनारे एक विशाल शाल की लकड़ी मस्तूल में रूपांतरित होने की प्रतीक्षा में पड़ा था। तय हुआ उसको सब मिलकर लुढ़काते हुए ले चलेंगे। जिस व्यक्ति की लकड़ी है उसे अपनी जरूरत के समय कितना विस्मय, कितनी खींच, कितनी असुविधा होगी, उसी का हिसाब लगाकर बालकों ने इस प्रस्ताव का पूरी तरह अनुमोदन किया। जब सभी मनोयोग के साथ कमर कसकर कार्य में प्रवृत्त होने की तैयारी कर रहे थे, इसी समय फटिक का छोटा भाई माखनलाल गंभीर भाव से उस लकड़ी के कुंदे पर जा बैठा। उसकी इस प्रकार की उदार उदासीनता को देखकर लड़के कुछ उदास हो गए। एक ने आकर डरते डरते उसे थोड़ा बहुत ठेला, लेकिन वह उससे तनिक भी विचलित नहीं हुआ। यह अकाल तत्वज्ञानी मानव सब प्रकार की क्रीड़ाओं की असारता के संबंध में नीरव भाव से चिंता करने लगा। फटिक आकर अकड़ कर बोला, देख तो मार खाएगा, फौरन उठ जा। इस पर वह जरा हिल डुल कर और भी अच्छी तरह से आसन पर स्थायी दखल जमाकर बैठ गया। ऐसे अवसर पर सबके सामने राज सम्मान की रक्षा के लिए ढीठ छोटे भाई के गाल पर फौरन चपट जड़ देना ही फटिक का कर्तव्य था, पर साहस नहीं हुआ। लेकिन उसने ऐसा भाव दिखाया जैसे चाहने पर अभी उसको भली भांति सबक सिखा सकता है, लेकिन सिखाया नहीं, क्योंकि पहले की अपेक्षा और एक दूसरा अच्छा खेल उसके दिमाग में आया। उसमें और अधिक मजा है। प्रस्ताव रखा कि माखन के साथ ही उस लकड़ी को लुढ़काना शुरू किया जाए। माखन ने सोचा कि इसमें उसका गौरव है, किंतु अन्यान पार्थिव गौरवों की तरह ही इससे जुड़ी विपदाओं की संभावनाएं हैं, यह उसके या दूसरों के दिमाग में नहीं आई। लड़कों ने कमर कसकर ठेलना आरंभ किया। मारो ठेला, शाबाश। कुंदे के एक घेरा घूमते न घूमते माखन अपने गांभीर्य, गौरव और तत्व ज्ञान के साथ धराशायी हो गया। खेल के शुरू में ही इस प्रकार के आशातीत फल प्राप्ति से दूसरे बालक विशेष रूप से प्रसन्न हुए, लेकिन फटिक कुछ घबराया। माखन उसी क्षण भूमि शैया छोड़कर फटिक के ऊपर टूट पड़ा और उसे अंधाधुंध पीटने लगा। उसके नाक मुंह खसोट कर रोता हुआ छोड़कर घर की ओर चल दिया। खेल बीच में रुक गया। फटिक कुछ कास उखाड़कर जल में एक अधडूबी नाव की गहली के ऊपर चढ़कर बैठ गया और चुपचाप कास की जड़ें चबाने लगा। इसी समय एक बाहरी नाव घाट पर आकर लगी। एक अधेड़ उम्र के सज्जन बाहर निकले। उनकी मूछें काली थी और बाल पके थे। उन्होंने बालक से पूछा, चक्रवर्ती का घर कहाँ है? बालक डंठल चबाते चबाते बोला, वो उधर। किंतु उसका संकेत किस ओर था यह समझना किसी के लिए भी आसान नहीं था। सज्जन ने फिर पूछा, किधर? मालूम नहीं, कहकर वह पहले की तरह तिनके से रस ग्रहण में प्रवृत्त रहा। तब वे सज्जन दूसरे व्यक्ति की सहायता से चक्रवर्ती के घर की खोज में चले। तुरंत बग्घा बगादी ने आकर कहा, फटिक भैया, मां बुला रही है। फटिक बोला, मैं नहीं जाऊंगा। बाघा बलपूर्वक उसे गोदी में भरकर उठा कर ले चला। फटिक निष्फल क्रोध में हाथ पैर पटकने लगा। फटिक को देखते ही उसकी मां अग्निमूर्ति होकर बोली, तूने फिर माखन को मारा? फटिक ने कहा, नहीं, मारा नहीं है। तू फिर झूठ बोल रहा है। कभी मारा भी है? माखन से पूछो। माखन से पूछने पर माखन ने अपनी पहली शिकायत का समर्थन करते हुए कहा, हाँ, मारा है। फिर फटिक से और नहीं सहा गया। तेजी से आकर माखन को कसकर चपत जमाते हुए कहा, फिर झूठ। मां ने माखन का पक्ष लेकर फटिक को बड़े वेग से झकझोरा और उसकी पीठ पर जोर से 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। फटिक ने मां को ढकेल दिया। मां ने चिल्लाकर कहा, अरे, तूने मेरी देह पर हाथ उठाया। इसी समय अधेड़ सज्जन ने घर में प्रवेश करते हुए कहा, तुम लोगों ने यह क्या आफत मचा रखी है? फटिक की मां आश्चर्य और आनंद से अभिभूत होकर बोली, अरे भैया, तुम कब आए? कहते हुए झुककर प्रणाम किया। बहुत दिन हुए भैया पश्चिम की ओर काम करने चले गए थे। इसी बीच फटिक की मां की 2 संतानें हुई और वे काफी बड़ी भी हो गईं। उसके पति की मृत्यु हुई, लेकिन इस बीच एक बार भी भैया से मिलना नहीं हुआ।
आज बहुत दिनों के बाद घर लौटकर विश्वंभर बाबू अपनी बहन से मिलने आए हैं। कुछ दिन बड़े आनंद में बीते। अंत में विदा के 1-2 दिन पूर्व विश्वंभर बाबू ने अपनी बहन से बच्चों की पढ़ाई लिखाई एवं मानसिक विकास के विषय में पूछा। उत्तर में फटीक का कहना न मानना, उच्च श्रृंखलता, पढ़ने में अरुचि, माखन के शांत सुशील स्वभाव और विद्यानुराग का विवरण सुना। उनकी बहन ने कहा, फटीक ने मुझे बड़ा परेशान कर रखा है। यह सुनने के बाद विश्वंभर बाबू ने प्रस्ताव किया कि वे फटीक को कलकत्ते ले जाकर अपने पास रखकर उसकी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। विधवा बहन इस प्रस्ताव पर सहज ही राजी हो गई। फटीक से पूछा, क्यों रे, तू मामा के साथ कलकत्ते जाएगा? फटीक उछल कर बोला, हाँ जाऊंगा। हालांकि फटीक को भेजने में माँ को आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उनके मन में हमेशा से यह आशंका बनी रहती थी कि यह किसी दिन माखन को पानी में ढकेल न दे या उसका सिर न फोड़ दे। पता नहीं कौन सी दुर्घटना किस दिन घट बैठे। तथापि फटीक का जाने में ऐसा आग्रह देखकर वे कुछ दुखी हुई। कब जाना है, किस समय जाना है आदि पूछते हुए मामा को उसने हैरान कर दिया। उत्साह के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। जाते समय आनंद की उदारतावश अपनी मछली पकड़ने की बंसी, पतंग, लट्टू सब कुछ माखन को पुत्र पौत्रादि कर्म से पूरे अधिकार से दे गया। कलकत्ते में मामा के घर पहुंचकर सबसे पहले उसका परिचय मामी के साथ हुआ। मामी इस अनावश्यक परिवार वृद्धि से मन ही मन विशेष संतुष्ट हो ऐसा नहीं कह सकते। अपने 3 बच्चों के साथ वे अपने ढंग से घर गृहस्थी जमाए बैठी थीं। इसके बीच सहसा एक 13 साल के अपरिचित, अशिक्षित, गंवाई गंवार लड़के को ला उपस्थित करने पर एक विप्लव की संभावना दिख पड़ी। विश्वंभर की उम्र इतनी हो आई, पर समझदारी जरा भी नहीं बढ़ी। विशेष रूप से 13-14 वर्ष के लड़के के समान दुनिया में और कोई दूसरी बला नहीं। उसकी न तो कोई शोभा ही है, न ही वह किसी काम में ही आता है। किसी में स्नेह का उद्रेक भी नहीं करता। उसका संग सुख भी विशेष वांछनीय नहीं। उसके मुख से बालकों से बचकानी बातें, नखरेबाजी, बड़े बूढ़ों जैसी बातें और मुंह खोलना ही वाचालता मानी जाती है। वस्त्रादि के परिमाण की रक्षा किए बिना अचानक ही वह अशोभन रूप से बढ़ उठता है। लोगों की दृष्टि में यह उसकी बेतुकी स्पर्धा जैसी प्रतीत होती है। उसके शैशव का लालित्य एवं कंठ स्वर का माधुर्य सहसा ही विलीन हो जाता है। अतः लोग बाग मन ही मन उसे अपराधी ठहराए बिना नहीं रह पाते। शैशव और यौवन के अनेकों दोष माफ किए जाते हैं, पर इस समय की कोई स्वाभाविक और अनिवार्य चूक भी जैसे असहाय जान पड़ती है। वह भी सब मन ही मन अनुभव करता है, किंतु दुनिया में कहीं भी वह ठीक से खप नहीं पाता। इसलिए अपने अस्तित्व के विषय में हमेशा लज्जित और क्षमा प्रार्थी बना रहता है। बल्कि इस आयु में ही स्नेह के लिए किंचित अतिरिक्त आकुलता उसके मन में उत्पन्न होती है। इस समय यदि वह किसी सहृदय व्यक्ति से स्नेह या सख्य प्राप्त कर सके तो उसके हाथ अपने आप को बेच देता है, किंतु उससे स्नेह करने का कोई साहस नहीं करता, क्योंकि सामान्य लोग इसे प्रशय देना समझते हैं। इसलिए उसका चेहरा और भाव कुछ कुछ लावारिस बाजारू कुत्ते जैसा हो जाता है। इसलिए ऐसी हालत में मातृगृह छोड़कर कोई भी दूसरा अपरिचित स्थान बालक के लिए नरक जैसा हो जाता है। चारों ओर का स्नेह शून्य विराग पग पग पर उसे कांटे के समान चुभता है। इस आयु में सामान्यतः नारी जाति के प्रति एक श्रेष्ठ स्वर्गलोक के किसी दुर्लभ जीव की सी धारणा बनने लगती है। इसलिए उसके पास से उपेक्षा अत्यंत दुस्सह जान पड़ती है। मामी की स्नेह विहीन आंखों में वह एक कुग्रह के समान खटकता रहा है। यही बात फटीक को सबसे अधिक खलती है। अचानक मामी उसे कोई काम करने को कहती तो वह जितना जरूरी काम है मन की मौज में उससे कहीं अधिक काम कर लेता। आखिर जब मामी उसके उत्साह को टोकती हुई कहती, बहुत हो गया, अब उसमें तुम्हें हाथ नहीं लगाना है, तुम अब अपने काम में मन लगाओ, जाओ जाकर कुछ पढ़ो, तब उसकी मानसिक उन्नति के प्रति मामी के इस प्यार के अभाव को वह अत्यंत निष्ठुर अविचार मानता। घर में ऐसा अनादर और उस पर चैन की सांस लेने की कोई जगह नहीं। दीवारों के बीच अटके पड़े बार बार उसे गांव की याद आती। एक बड़ी सी पतंग को लेकर सा सा शब्द के साथ उड़ते फिरने वाला, वह मैदान में चिल्लाते हुए ऊंचे स्वर में स्वरचित रागिणी आलापते आवारा सा घूमने फिरने वाला, वह नदी का किनारा
दिन में जब तब छलांग मारकर तैरने वाली सकरी स्रोत तवी, वे सब साथी संगति, धमा चौकड़ी की छूट, और सबसे बढ़कर वह अत्याचारिणी अविचारिणी माँ उसके निरुपाय चित्त को रात दिन आकर्षित करते रहते। जानवर के समान एक प्रकार का अस्पष्ट स्नेह, केवल पास जाने की एक अंध चाह, केवल न देख पाने की एक अव्यक्त व्याकुलता, गोधूली बेला में मातृहीन बछड़े के समान केवल एक आंतरिक माँ माँ का क्रंदन उस लज्जित शंकित बालक के अंदर में बार बार आंदोलित होता। स्कूल में ऐसा निर्बोध और लापरवाह बालक दूसरा नहीं था। कोई बात पूछने पर मुंह बाए ताकता रहता। मास्टर जब मारना शुरू करते तब बोझ से लदे पदे थके मांदे गधे के समान वह चुपचाप सब कुछ सहता जाता। जब लड़कों के खेल की छुट्टी होती तब खिड़की के पास खड़े होकर दूर के घरों की छतों की ओर देखता रहता। जब उस दोपहर में धूप में किसी छत पर एक दो लड़के या लड़कियां किसी खेल के बहाने क्षण भर के लिए दिख जाते तब उसका चित्त अधीर हो उठता। एक दिन अनेक संकल्पों के बाद उसने बड़े साहस से मामा से पूछा, मामा, माँ के पास कब जाऊंगा? मामा ने कहा, स्कूल की छुट्टी तो हो, कार्तिक में पूजा की छुट्टी होगी, उसमें अभी बहुत देर है। एक दिन फटीक ने अपने स्कूल की किताब खो दी। एक तो सहज ही वह पाठ तैयार नहीं करता, दूसरे किताब खोकर वह बिल्कुल ही लाचार हो गया। मास्टर ने प्रतिदिन उसे मारना पीटना और फटकारना शुरू किया। स्कूल में ऐसी हालत हो गई कि उसके ममेरे भाइयों को उसके साथ रिश्तेदारी स्वीकार करने में लाज आती थी। उसके अपमानित होने पर जबरदस्ती ही सही वे दूसरे बालकों से भी ज्यादा आनंद प्रकट करते। असहाय मालूम होने पर एक दिन फटीक ने मामी के पास जाकर अपराधी के समान कहा, मेरी एक किताब खो गई है। मामी ने होठ के किनारों पर नाराजगी की रेखा खींचते हुए कहा, किताब खो दी? मैं तुम्हें महीने में 5 बार किताब खरीद कर नहीं दे सकती। फटीक कुछ बोले बिना लौट आया। वह दूसरे का पैसा बर्बाद कर रहा है, ऐसा सोचकर वह अपनी माँ से मन ही मन बहुत रूठ गया। अपनी हीनता और दैन्य बोध ने उसे मिट्टी में मिला दिया। स्कूल से लौटकर उसी रात सिर में दर्द होने लगा और देह में कपकपी शुरू हो गई। उसने समझ लिया कि बुखार आ रहा है। मामी इस बीमारी को कैसे बिना वजह की अनावश्यक परेशानी मान बैठेंगी, इसे उसने अच्छी तरह समझ लिया। बीमारी की हालत में वह निकम्मा विचित्र निर्बोध बालक दुनिया में अपनी माँ के अतिरिक्त किसी और के पास सेवा पा सकता है, ऐसी प्रत्याशा करने में उसे लज्जा का अनुभव होने लगा। दूसरे दिन सुबह फटीक फिर नहीं दिखा। चारों ओर पड़ोसियों के घर में तलाश की गई पर उसका कोई पता न चला। उस दिन रात से ही सावन की मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई थी, इसलिए उसकी खबर में लोगों को व्यर्थ बहुत भीगना पड़ा। अंत में कहीं भी न पाकर विश्वंभर बाबू ने पुलिस को सूचना दे दी। दिन भर के बाद संध्या के समय एक गाड़ी विश्वंभर बाबू के घर के सामने आ खड़ी हुई। उस समय भी लगातार झरझर वर्षा हो रही थी। रास्ते में घुटनों तक पानी भर गया था। पुलिस के 2 आदमियों ने फटीक को गाड़ी से सहारा देकर उतार कर विश्वंभर बाबू के पास लाकर उपस्थित किया। वह सिर से पैर तक भीग गया था। सारा शरीर कीचड़ से लथपथ, आंखें और मुंह लाल, देह थर थर कांप रही थी। विश्वंभर बाबू उसे गोद में उठाकर अंतःपुर में ले गए। मामी उसे देखते ही कह उठी, अरे बाबा, पराये लड़के को लेकर इतना कर्म भोग काहे का? उसे उसके घर में भेज दो ना। वास्तव में सारे दिन दुश्चिंता में उन्होंने अच्छी तरह भोजन तक नहीं किया था और अपने लड़के के साथ नाहक बहुत खिटखिट करती रही थी। फटीक ने रोते हुए कहा, मैं अपनी माँ के पास जा रहा था, ये लोग मुझे पकड़ लाए। बालक का ज्वर बहुत बढ़ गया था। सारी रात वह बकता रहा। विश्वंभर बाबू डॉक्टर ले आए। फटीक ने अपने सुर्ख आंखें एक बार खोली। वह छत की कड़ी की ओर हतबुद्धि सा देखता हुआ बोला, माँ मेरी छुट्टी हुई क्या? विश्वंभर बाबू रुमाल से आंखें पोंछ बड़े दुलार से फटीक के जीर्ण तृप्त हाथ को अपने हाथों में लेकर उसके पास आ बैठे। फटीक फिर अल्ल-बल्ल बकने लगा, माँ मुझे मत मार, मैं सच कह रहा हूं, मैंने कोई गलती नहीं की। दूसरे दिन दोपहर में कुछ देर के लिए सचेत हो फटीक ने जैसे किसी के आने की प्रत्याशा में घर के चारों ओर आंखें फाड़कर दृष्टि दौड़ाई, फिर निराश होकर दीवार की ओर मुंह करके करवट लेकर लेटा रहा।
विश्वंभर बाबू उसके मन के भाव को ताड़कर उसके कान के पास मुंह झुकाकर मृदु स्वर में बोले, फटिक, मैंने तेरी मां को लिवा लाने के लिए आदमी भेजा है। दूसरा दिन भी बीत गया। डॉक्टर ने चिंतित उदास मुंह से जता दिया कि हालत बहुत ही खराब है। टिमटिमाते दीप प्रकाश में विश्वंभर बाबू रोगशैया के पास बैठे प्रति क्षण फटिक की मां की प्रतीक्षा करते रहे। फटिक खलासियों के सुर में कहने लगा, एक व्यायाम नहीं मिलता, 2 व्यायाम मिलता है। कलकत्ता आते समय उसे कुछ रास्ता स्टीमर से तय करना पड़ा था। खलासी लोग मोटा रस्सा फेंककर जिस सुर में पानी की गहराई नाप रहे थे, फटिक अंड बंड बकता हुआ उसी का अनुकरण करता हुआ कातर स्वर में जल नापता अथाह समुद्र में यात्रा कर रहा था। बालक रस्सी फेंक कहीं उसकी था नहीं पा रहा है। इतने में फटिक की मां आंधी के वेग से कमरे में प्रवेश करते ही चिल्ला चिल्लाकर शोक मनाने लगी। फटिक, मेरे सोना, मेरे लाल। फटिक ने मानो अत्यंत सहज में उत्तर देते हुए कहा, हाँ, मां। मां ने फिर पुकारा, ओरे फटिक, मेरे बेटे। फटिक आहिस्ता आहिस्ता करवट ले बिना किसी को संबोधित किए मृदु स्वर में बोला, मां, अब मेरी छुट्टी हुई है, अब मैं घर जा रहा हूं मां। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।